आज का लेसन स्टार्ट करते हैं इसी तरह बेटा। तो आज के लेसन में जब हम आज के थ्योरम को पढ़ेंगे तो ये बड़ी हैरानकुन बात होगी आपके लिए कि आज का सिर्फ एक थ्योरम करेंगे, आपका बाकी आधा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो मेरे साथ आप जस्ट शेयर करेंगे कुछ चीज़ों की, तो इंशाल्लाह यू विल फील इट वेरी कन्वीनियंट। जी, तो स्टेटमेंट ज़रा मेरे साथ पढ़ें, इसकी क्या है। हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ है इसमें क्या है, स्टेटमेंट। जी हाँ जी, कौन पढ़ेगा स्टेटमेंट? बिलाल आप पढ़ दें, बताइए पढ़ लें। जी, क्या स्टेटमेंट है ये? थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट कहते हैं इफ टू chords of the circle are congruent then they will be equidistant from the center। हाँ जी बच्चों, कौन शेयर करेगा? इसमें गिवन कितना हिस्सा है और टू प्रूव में कितना हिस्सा आपका? फर्स्ट लाइन जो कॉन्ग्रुएंट तक है वो गिवन है। हाँ जी, गुड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन होती है देन से पहले, ठीक है, ये जो देन है ना, दिस इज द साइन। इसका 50% हिस्सा पहले वाला है और 50% इसका बाद वाला। जो पहले वाला 50% है वो इंडिकेट करेगा गिवन को। तो उसने क्या कहा, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर कांग्रेंट। तो यहाँ आप एक तरफ बना के आप चेक कर सकते हैं कि दो कॉर्ड्स नहीं है। ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल बनाता हूँ, देखा आपने, एक साइड पर एक सर्कल बनाया मैंने। इस सर्कल को अगर आप देखें तो कहते हैं इसकी दो, कोई सी दो कॉर्ड्स ले लें। अब कॉर्ड्स क्या होती हैं? जो किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाने से। अब फर्स्ट कर लें ये एक पॉइंट है, ये दूसरा, इन दोनों को ज्वाइन कर दें। फिगर की तरफ भी नजर रखें। ये फर्स्ट कर लें, आपने एक कॉर्ड और खींच ली। तो कोई सी दो कॉर्ड्स, कोई सी क्या है, दो कॉर्ड्स। देखिए, एक कार्ड का नाम क्या रखा है, ए से बी, और दूसरी कॉर्ड का नाम रखा है सी डी। ये दो कॉर्ड्स। कहता है इफ द टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर कांग्रुएंट। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि जो ए से बी तक की लंबाई है वो और सी से डी तक की लंबाई है, दोनों आपस में बराबर है। बराबर मतलब कांग्रुएंट। ठीक है, कांग्रुएंट से मुराद तकरीबन बराबर। ये बच्चों, तो जरा गिवन में देखें, यही बात लिखी हुई है जो इधर देन से पहले वाली स्टेटमेंट है। गिवन में क्या लिखा है, कहते हैं ए बी। अब ए बी ऐसे लिख के ना, आप देखें ऊपर उसने ऐसे लाइन डाल दी है, तो इसको पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट। इसे क्या पढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी। इसका मतलब कोई लाइन है जो इस तरह शुरू हो रही है कि वो ए से शुरू और बी पर खत्म। तो जो खत्म हो जाए, दोनों तरफ से उसके एंड पॉइंट आ जाएं, उसको ऐसे जाहिर करते हैं ए बी लिखकर ऊपर हम एक लाइन, एक निशान डाल देते हैं। ठीक है, एक बार डाल देते हैं। इसी तरह कहते हैं सी डी। तो अगर हम सी डी को देखें तो ये सी डी है दूसरी, तो ये भी एक कॉर्ड है। कॉर्ड के बारे में क्या बताया था, कौन शेयर करेगा? हाँ जी, अबू बकर आप शेयर करें। कॉर्ड क्या होता है बेटा? जी बच्चों, तैयब, फैजान, जी शाबाश, बताएं बच्चों, कॉर्ड क्या होता है? Any line segment joining 2 points of a circle। शाबाश, गुड। अशारिफ, आपने अच्छा रिस्पॉन्ड किया कि कि किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है जो सेंटर में से ना गुजर रहा हो, उसको कॉर्ड कहते हैं। तो ये एक कॉर्ड सी डी है, एक कॉर्ड ए बी है। ठीक है, ये बात आपको गिवन में। और अगली बात गिवन में क्या है, ठीक है, कहता है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर कांग्रुएंट। उसने बात क्या बता दी कि ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं ये कांग्रुएंट हैं। देन
दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो आपने प्रूव ये करना है कि ये, अगर फर्स्ट कर लें सेंटर इसका ओ है, ये वाला ओ सेंटर है, तो सेंटर से जो सी डी का फासला है वो आप उसे कह दें ओ से लेकर के तक ये फासला। इसी तरह सेंटर से लेकर ए बी तक का फासला, इसे आप कह दें ओ एच। ठीक है, ओ से लेकर एच तक ये दोनों डिस्टेंसेस आपने बराबर प्रूव करने हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कुछ बातों को। एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर क्या है, दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड इस तरफ है, दूसरी कॉर्ड इस तरफ है। ठीक है, थोड़ी ये ऐसे लगाएंगे कि बराबर लगनी चाहिए। उस सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं। ये कॉर्ड्स ऐसी हैं कि इसमें एक पॉइंट अगर एक कॉर्ड ए बी है, दूसरी कॉर्ड सी डी है, तो यहाँ पर कंडीशन ये बताई गई है कि अगर फर्ज कर लें सेंटर है, इन कॉर्ड्स की लंबाइयाँ आपस में बराबर हैं। अगर लंबाइयाँ बराबर होंगी तो याद रखें यहाँ से कोई सा भी डिस्टेंस आप ले लें। अब फर्ज कर लें सेंटर से इस तरफ ये डी था पॉइंट, अब फर्ज कर लें सेंटर से इस तरफ आपके पास अगर एच है, अगर सेंटर से इस तरफ के है, तो याद आपने क्या रखना है कि ओ से एच तक और ओ से के तक बराबर होगा, ये पॉइंट डी है। ठीक है, तो अब यही बात यहाँ लिखते जाएं, कहते हैं इफ ए बी एंड सी डी आर द टू इक्वल कार्ड्स। अब देखें ये ए बी और सी डी, ये एक ए बी हो गया, दूसरा सी डी, दो कार्ड्स हैं और दोनों क्या है, इक्वल है। ये बात हमें गिवन में बता दी गई है। अब सर्कल द सेंटर एट ओ। अब सर्कल ऐसा है कि उसका सेंटर कहाँ पर है बच्चों, ओ के ऊपर। सेंटर कहाँ है, ओ, दिस वन इज द सेंटर। ठीक है जी, सो दैट अब यहां पर आप क्या करते हैं, ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी आपने यहां पर क्या करना है, ओ से लेकर एच तक एक डिस्टेंस ले लेना है। ये डिस्टेंस ऐसे ले लेना है कि ये जो निशान जहां बना हुआ हो ना, ये इस तरह का, ये इस तरह का, तो समझ लें यहाँ एंगल 90 होगा। ये 90 के लिए होता है, 90 डिग्रीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। तो ये निशान जो लगा हुआ है इसका मतलब ये 90 का एंगल है। सो दैट ओ एच एंड ए बी आर परपेंडिकुलर। जहां ये लफ्ज डाला हो ना परपेंडिकुलर, ये इस तरह करके उल्टा टी लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्रीज। ये उल्टे टी का मतलब होता है 90 डिग्रीज यानी परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ओ एच और ए बी दोनों के दरमियान एंगल 90 है। इसी तरह ओ के और सी डी, उन दोनों के दरमियान भी एंगल कितना है, 90। तो मैथ्स की लैंग्वेज में ये जो उल्टा टी होता है इसको पढ़ते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, परपेंडिकुलर। तो ये बात होगी गिवन में। अब टू प्रूफ हम यहाँ पे आगे क्या कहते हैं, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये आपका टू प्रूफ है। ये आधे हिस्से के बाद वाला जो है ये आपने साबित करना है। तो टू प्रूफ में क्या है, ओ एच एंड ओ के आर इक्वल। तो बच्चों हमने क्या बताना है कि ओ एच यानी ओ से लेकर एच तक का फासला और ओ से लेकर के तक का फासला, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो याद रखें कुछ हमें हेल्प लेनी पड़ती है फिगर के अंदर। जो हम हेल्प लेते हैं, खुद से कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्शन का। तो हम क्या हेल्प के ले रहे हैं डायग्राम से। इस डायग्राम के देखें, ऑलरेडी आपने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ले लिया था, फर्ज कर लें इसे ओ के कह दें, इसे ओ एच कह दें। अब आपने क्या करना है, आप समझ चुके हैं पहले ट्राइंगल्स के बारे में। तो आप ऐसा करें, यहाँ ये जो पोर्शन है इस एज को मिला दें सेंटर से, ताकि ये एक ट्राइंगल जैसी शेप बन जाए। इस एज को सेंटर से मिला दें ताकि ये भी ट्राइंगल वाली शेप बन जाए। अब देखें, अब जो दो ट्राइंगल्स बन गई उनको आप कंपेयर कर सकते हो। तो एक ट्राइंगल बन जाएगी ओ ए एच और दूसरी तरफ ट्राइंगल बन गई ओ सी के। तो क्या, जॉइन ओ विद ए, ओ को ए से मिला दिया, एंड ओ विद सी, और ओ को ही सी से मिला दिया। क्यों मिलाया हमने, क्योंकि अब हमें अगर ओ से एच और ओ से के डिस्टेंस को बराबर साबित करना है तो हम डायरेक्ट बराबर नहीं कह देंगे, हम पहले इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन करके डॉटेड लाइन लगा के हमने दो ट्राइंगल्स बना लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, सो दैट वी गेट राइट ट्राइंगल्स। यहाँ पर जब ये लफ्ज लिखा हो ना, इस तरह लिखा हो, तो इसको एंगल कहते हैं, इस लाइन को हम एंगल पढ़ते हैं। ठीक है जी, इसको हम पढ़ते हैं एंगल। और जहां पर
ऐसे लिखा हो, आर लिखा हो फिर आगे टी लिखा हो, इसका मतलब होता है राइट। आर टी का मतलब क्या होता है? राइट। राइट का मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब होता है 90 डिग्रीज का एंगल। आगे क्या लिखा है लफ्ज? आगे एक और ऐसे त्रिकोण बनाई गई है, ये जरा गौर से देखें, ऐसे त्रिकोण है, ठीक है, ऐसे त्रिकोण बना दी। मैं दोबारा बना देता हूँ। ये त्रिकोण जो है ये ट्राइंगल की अलामत होती है, ठीक है, जहाँ यही बना हो इसका मतलब समझ लें, इसका मतलब है ट्राइंगल, ठीक है जी। तो ये चंद बातें याद रखनी है। तो इसको पढ़ने का तरीकाकार क्या है? इसे पढ़ते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। क्या लफ्ज लिखा जाएगा? लिखेंगे हम ऐसे, ऐसे एंगल बनाएंगे, फिर हम आर टी लिखेंगे, अच्छा देख, फिर हम ट्राइंगल बना लेंगे। एक काम कर सकते। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? क्या पीछे से घर वालों के बोलने की आवाज आ रही है, वो माइक बंद कर दें ताकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो, आपके घर की बातें बाकी लोग ना सुने जी। अब यहाँ पर क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हुए आर टी को पहले पढ़ना है, राइट, यहाँ एंगल ट्राइंगल, यानी एक ऐसी, ये आपके पास, और साथ इसके छोटा सा यहाँ एस पी लिखा हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल्स का मतलब ऐसी ट्राइंगल्स जिनका एक एंगल 90 का हो। जरा गौर से देखिए, मैंने पहले बताया था आपको कि यहाँ पर इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 का है, यानी एच पर एंगल 90 का बन रहा है और के पर भी एंगल, तो इसका मतलब आपके पास दो ट्राइंगल्स आ गई हैं जिनके दरमियान एंगल 90 का है। तो कल मैंने बताया था कि 8 नंबर का थ्योरम आएगा। अगर इतनी बात को आप सही तरह समझ के लिख लेते हैं तो यहाँ तक आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 8 नंबर में से 4 नंबर आप यहाँ तक ले लेंगे अगर आप कंस्ट्रक्शन तक, यानी आपके स्टेप्स क्या हैं, स्टेटमेंट अच्छे से लिखेंगे, दोबारा से जो क्वेश्चन आया है उसको स्टेटमेंट को दोबारा लिखना है आपने, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, कंस्ट्रक्शन, और इसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर डायग्राम आप यहाँ बना लेंगे। अगर आप ऐसा काम कर लेंगे तो आपके यहाँ तक 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी के 4 नंबर कैसे लेने हैं। उसमें मैंने कल भी बताया था कि जो स्टेटमेंट्स और रीजंस बोथ आर नेसेसरी। एग्जामिनर इसमें कोई अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, लेकिन बोर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि 3 नंबर की स्टेटमेंट्स होती हैं और 1 नंबर की रीजन। अब बाकी के 4 नंबर आपने ऐसे लेने। अब बाकी के 4 नंबरों के लिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हम इनको कैसे प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर पहली बात ये बता रहा है कि OH बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB। ये जो आपके पास कॉर्ड AB थी ना, जब OH आता है तो इसको आधा आधा तकसीम कर देता है, यानी आधी कॉर्ड ऊपर रह जाती है A से H तक और आधी रह जाती है कहाँ तक, H से B तक। यही बात यहाँ लिखी गई है। यहाँ क्या लिखी गई है? दैट इज, इस निशान को पढ़ते हैं दैट इज, चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये आवाज याद थी भाई कौन सा? यहाँ पर बात याद रखनी है कि मैयर AH इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैयर AB। यानी यही बात यहाँ पे की गई है कि आपके पास जो पूरी AB वाली आर्क थी, ये देखें ये AB था, दिस वाज AB, ये A था, ये B था। अब यहाँ से O की जानिब से जो H तक आपका लाइन सेगमेंट आ रहा था, उसने क्या किया, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक है। यही बात हमने लिखी है यहाँ, देखें जरा क्या बात लिखी है कि हाफ ऑफ AB, यानी जो AB की जो भी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी लंबाई है, हाफ ले लें उसका, ठीक है। तो जब इस लंबाई का आप हाफ लेंगे तो वो AH के बराबर आएगा, ठीक है। ये रीजन क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। इसी तरह O से जो K है, बिल्कुल जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लिया ना O से H वाली लाइन, इसी तरह O से K जो है वो CD पर परपेंडिकुलर है। अगर वो बेटा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो लिहाजा C से लेकर K तक का जो फासला होगा उसकी मेजरमेंट कैसे होगी, इट इज द हाफ ऑफ CD। तो इसको भी आप कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल। तो क्या बताएंगे, मेजर ऑफ C की, यहाँ हम ये वाली स्टेटमेंट दर्ज कर देते हैं। जस्ट मिनट, शायद प्रॉब्लम हुई, सिस्टम क्लोज हुआ है, मैं दोबारा उसे ऑन करता हूँ। ये आपकी तरफ से लाइनें आ रही हैं, क्या वजह है? जी, तो आगे बढ़ते हैं।
तो इसी तरह हम आगे चलते हैं। तो जहां तक तो ये 50% थ्योरम का हिस्सा आपका खत्म हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो चीजें आपके पास आ चुकी हैं इन्हीं को बेस बना के हम बाकी पोर्शन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हम उन दोनों ट्राइंगल्स को टेकअप कर रहे हैं। जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनको टेकअप कर लेते हैं। तो उसमें पहली बात आपको थ्योरम के शुरू में दे दी गई थी कि जो ए बी और सी डी थी ये दोनों बराबर थे। ये देखें, ए बी और सी डी दोनों आपस में बराबर थे। ये सवाल के शुरू में आपको गिवन। और अभी अभी आपने साबित ये किया है कि चूंकि ये लाइन सेगमेंट बराबर है, ए बी का जो हाफ है वो ए एच है, सी डी का जो हाफ है वो सी के है। तो यहाँ से पता लगा कि अगर ए बी को हाफ करें ए एच आता है, सी डी को हाफ करें तो सी के आता है। ठीक है, हम फिर जाते हैं थ्योरम की तरफ वापस, और क्या जब हम ए बी का हाफ लेते हैं तो वो ए एच आता है, सी डी का हाफ सी के आता है। तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर थी। गिवन ये था कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल थी, कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट थी। क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट थी, लिहाजा इनका आधा हिस्सा ए बी का हाफ हिस्सा और सी डी का हाफ हिस्सा ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। तो ये बराबर साबित करते ही अब हम अपने थ्योरम की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास तो दो राइट ट्राइंगल्स थी। आपको याद था कि आपके पास सर्कल के अंदर दो राइट ट्राइंगल्स थे। इस तरह से सर्कल था, उसके अंदर आपके पास लाइन सेगमेंट्स थे। उन लाइन सेगमेंट्स में क्या था, एक ट्राइंगल इस तरफ थी ए बी एच की जानिब, और जबकि दूसरी ट्राइंगल थी सी और यहाँ के था। एक ये राइट ट्राइंगल थी, एक ये राइट ट्राइंगल। जी जी, जिनके ये इस पर गुफ्तगू हो रही है फोन पर, वो अपना माइक बंद कर दें ताकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो। मैं फिर ये सबका बंद कर रहा हूँ माइक, क्योंकि आपके पीछे से ना घर की और दुकान की डिफरेंट आवाजें आ रही हैं साथ साथ। चले, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे तो क्या पहली बात क्या लिखते हैं कि ओ ए और ओ सी बराबर हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के रेडियस हैं। ए एच और सी के ये आपने अभी ऊपर साबित किया कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आप कंपेयर करें तो आप तीन लाइनें छोड़ के लिख दिया करेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइपोटेन्यूज और साइड बराबर है, लिहाजा बराबर है। तो ऐसी सूरत में क्या लिखेंगे, ओ एच और ओ सी इसलिए बराबर है क्योंकि सर्कल के रेडियस है। ए एच और सी के बराबर है, ये हमने अभी ऊपर यहाँ साबित किया है। और यहाँ से साबित हुआ कि ट्राइंगल ओ एच और ट्राइंगल ओ सी के ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ट्राइंगल्स ही आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने आपको ये बताया है कि दो ट्राइंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो ना, तो उनके दरअसल 6 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम किसी भी एक ट्राइंगल को लें, राइट ट्राइंगल को टेकअप करें, तो उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 6। 1 2 3 उसकी साइड होती है। इसी तरह अल्फा, अंदर ये एंगल बीटा, ये गैमा, 3 एंगल्स। तो याद रखें किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है, 3 साइड होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। 6 चीजें होती हैं। जब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह देते हैं तो उसका मतलब एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरी ट्राइंगल के 3 साइड्स के कॉन्ग्रुएंट है, और एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स दूसरी ट्राइंगल के 3 एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है क्या, कि जो बाकी साइड्स रह गई हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। तो बाकी साइड कौन सी रहेगी, बाकी 3 साइड्स। अब देखिए ना, आपने यहाँ 2 के मुतालिक बात की है ना, तो बाकी जितने भी साइड्स हैं, बाकी जो 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, वो सारे के सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हमने यहाँ पर कौन सा लिखना है, जो हमें रिक्वायर्ड है। तो हमें रिक्वायर्ड क्या है कि ओ एच और ओ के आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो यही बात आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक लफ्ज यूज किया गया है एच एस। जब एच एस पास्टुलेट लिखा गया ना, एच एस का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज साइड। हाइपोटेन्यूज साइड, हाइपोटेन्यूज साइड
एक थ्योरम है जो आपको 9th में पढ़ाया गया था। इसका मतलब ये होता है कि दो ट्राइंगल्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, एक ट्राइंगल की का एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरी ट्राइंगल के एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड के बराबर हो जाए, कांग्रुएंट हो जाए, तो ऐसी सूरत में दोनों ट्राइंगल्स आपस में कांग्रुएंट होती है। तो यहाँ भी जो कि ऐसा हो गया है कि एक एक हाइपोटेन्यूज और एक एक साइड कांग्रुएंट है, लिहाजा दोनों ट्राइंगल्स आपस में कांग्रुएंट। तो यहाँ से प्रूव ये हुआ कि जो ओ एच और ओ के है, ये दरमियानी फासला, अब देखिए ना, ये वाला है हाइपोटेन्यूज, ए से लेकर ओ तक ये हाइपोटेन्यूज है, इधर भी ये हाइपोटेन्यूज है, और एक एक साइड हमने ले ली, ये ए से एच वाली साइड ले ली और इधर से सी से के वाली, तो एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड बराबर है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये एंगल 90 है तो ये भी 90 है, ये ए पर जो एंगल बन रहा है वो सी पर एंगल बन रहा है, ये दोनों बराबर है। यहाँ पर ओ पर जो एंगल बन रहा है वो इस तरफ दोनों तरफ बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। तो तमाम एक ट्राइंगल के तमाम साइड्स दूसरी ट्राइंगल के तमाम साइड्स के कांग्रुएंट होगी, और एक ट्राइंगल के तमाम एंगल्स दूसरी ट्राइंगल के तमाम एंगल्स के कांग्रुएंट होंगे। लिहाजा आपने वो 6 के 6 कंपोनेंट नहीं लेने, आपने सिर्फ एक लिखना है, क्या कि ओ एच इज इक्वल टू ओ के। यानी एक ही चीज आपने साबित करनी थी, क्योंकि स्टेटमेंट की डिमांड आपकी क्या थी, स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर है। तो कॉर्ड आपके पास क्या बनती है, ए बी, इसका फासला ओ एच है, और दूसरी कॉर्ड सी डी है, इसका फासला आपके पास ओ के है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस थ्योरम के करते ही आपको ये हो जाएगा कि हमारा ये चैप्टर क्लोज हो गया। इस थ्योरम को अच्छे से करें, इसके होमवर्क में सुन लें जरा, और क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ एमसीक्यूज हैं, तो इसको आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 से लेकर 14 तक, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 से 14 तक जो है ये एमसीक्यूज है। ये कल हम इंशाल्लाह क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ये आपके होमवर्क में दिए हुए हैं, तो इनको आपने एक बार करना है। कल हम अगला चैप्टर भी शुरू कर देंगे और साथ हम इसको भी शुरू कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। जी, मुजम्मिल हुसैन ने हाथ रेज किया है, मैं ये ज़रा अलाउ करता हूँ डिस्कशन के लिए। जी मुजम्मिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी मुजम्मिल। सर वो ना लिंक नहीं आता ग्रुप में। बेटा अगर लिंक, वैसे तो मैंने लिंक शेयर किया है, आप चेक करें ग्रुप में होगा। सर मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ, मुजम्मिल का भाई। सर लिंक ग्रुप में नहीं आता, तो फिर वो दो सेंड करते हैं, इसलिए लेट हो जाता है। उसमें बेटा ये है कि जो आपका कल वाला आया होता है ना, ये आपकी मैंने रोज की क्लास फिक्स की हुई है। तो जब मैंने यस रोज सर। की आपकी क्लास फिक्स की हो ना, तो जो पहले दिन लिंक आया है वही लिंक पूरा महीना, जब तक ये क्लास चलती रहेगी, चाहे साल चलती रहे, ठीक, आपका वही लिंक इस्तेमाल होगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, फिर भी ठीक है मैं एहतियातन क्या करता हूँ, मैं रोज नया लिंक सेंड कर रहा हूँ। आप अभी ग्रुप में चेक करेंगे ना, तो मैं पहले दो सर। तीन कौन से ग्रुप? तमाम ग्रुप में शेयर किया हुआ है। 10th ए के ठीक है ग्रुप सर। में भी, 10th बी के ग्रुप में भी। ठीक है। इसके अलावा किसी और ने स्टूडेंट ने मांगा तो उसको भी दोबारा लिंक सेंड करता हूँ। वैसे हमारा जो पहले दिन का लिंक है ना, वो फॉरएवर चलता है। फॉरएवर से मुराद ये है कि जब तक मैंने ये आपकी क्लास शेड्यूल की है, ये जब तक क्लास आपकी चलती रहेगी ना, रोज उस टाइम पर लिंक शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। जब भी ठीक है। आपकी क्लास शुरू होगी, अब क्लास का टाइम मैंने वैसे आपको रखा है 3 से 3:40 तक, लेकिन अगर क्लास लेट भी हो जाएगी ना, तो जैसे मैं यहाँ से क्लास स्टार्ट करूँगा, आप जहाँ जहाँ बैठे हैं, जिसके पास पहले दिन का लिंक आया हुआ है ना, अब चाहे ये साल चलती रहे क्लास, 2 साल चलती रहे, मैंने आपका टाइम ये फिक्स किया है। आप ऑटोमेटिकली मैंने आपको अलाउ किया हुआ है, उसका एक ही यूजर नेम पासवर्ड आप क्लिक करेंगे, आप एंटर हो जाएंगे। ठीक है सर। पहले दिन वाला ही। ठीक है, इसमें परेशान ना ठीक हुआ है। करें। तो वो जो आपका पहले दिन वाला लिंक सेंड किया हुआ है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो उसी पहले लिंक को क्लिक करते हैं और क्लिक करके क्लास में एंटर हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसको आपने 2-2 3-3 बार थ्योरम को लिखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर इंशाल्लाह लेटर ऑन क्लास में अगर देर से भी हो जाए ना, तो उन्होंने हमारा जो कंपनी है जूम की, उन्होंने हमारा टाइम ये फिक्स किया होता है, मतलब 3 से 3:40 तक ना, 3:35 3:40 तक होता है। अगर क्लास लेट हो जाए तो हम बाज़ का वो 10-15 मिनट ऊपर देते हैं, जैसे क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है। तो वैसे 3 से 3:40 आपका रोज का टाइम मैंने उनसे आपका शेड्यूल किया है। ठीक है जी। तो ठीक है बहरहाल सर। आप इसको प्रैक्टिस करें सब लोग, तो मतलब चलें, कुछ ना कुछ एफर्ट तो है। आप बाकी साथियों को भी कहें, ये आपका कोर्स तेजी से निकल जाना है और पेपर आपके होने हैं। तो जो यस बच्चे सर। नहीं कोर्स पढ़ेंगे इनको नुकसान होगा। तो आप क्लास में ज़रूर आया करें, तमाम बच्चों को कहें क्लास में आया करें। ये तकरीबन आज
सिर्फ 6 लोग आए हैं, इट इज नॉट गुड। ये स्टूडेंट्स को आना चाहिए सबको, ठीक है ना। ये फिर यस बच्चों सर। को नुकसान होगा जब इनको चीजें नहीं आएंगी, ये परेशान होंगे फिर। क्योंकि बेटा अगर स्कूल इसी तरह प्रोलॉन्ग कर गए, सर्दी प्रोलॉन्ग कर गई, कोरोना बढ़ गया, तो पेपर आपके होने ही होने हैं, लिहाजा कोर्स पढ़ते रहे, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।